आप इतने सारे लोग हो, कोई वॉलंटियर नहीं करता हिस्ट्री। मैंने एक दफा पहले भी इस बात पे काफी जोर दिया था कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगी हिस्ट्री की, आप तो अपने घर में बैठ के प्रेजेंट कर रही हैं। तो आपके कोई भी अगर शॉर्ट कमिंग है, गलती है, वो करेक्ट हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी, और इम्तिहान में फिर आप वो गलती नहीं करेंगी, फिर पास हो जाएंगी। लेकिन लगता है ये इनहिबिशन हिस्ट्री प्रेजेंट करने की हम सबको होती है, हम सबको है, कोई ऐसी बात नहीं, अनयूजुअल नहीं है। लेकिन आप इस इनहिबिशन से बाहर निकलें, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इम्तिहान में प्रेजेंट करना तो लाजम है, हर एक ने करना है आपने, वहां ये नहीं कह सकते मैंने नहीं करना। लेकिन वहां पे गलती करेंगी वो माफी नहीं है, यहाँ पे गलती करेंगी तो उसकी करेक्शन है। तो आप फिर इसी से समझ लीजिए कि कितनी इम्पोर्टेंट है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है हिस्ट्री प्रेजेंट करने की, कि अगर आप कोई गलती भी करती हैं और आपके ख्याल में कोई 60-70 लोग बैठे सुन रहे हैं, वो क्या कहेंगे, तो फिर क्या हुआ, क्या कहेंगे? उनके कुछ कहने ना कहने पे आप पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इम्तिहान में कुछ गलती करने का असर पड़ता है। तो इसलिए मेरा तो ख्याल था कि आप इतने लोग वॉलंटियर करेंगे हिस्ट्री की कि हमें मुश्किल हो जाएगी सिलेक्शन करनी कि कौन से हिस्ट्री लें, कौन सी ना लें। तो लेकिन आई वाज रियली सरप्राइज्ड इन ए वे, तो कि आप में से किसी ने नहीं कहा कि, या आपसे पूछा नहीं क्या कि मैं हिस्ट्री प्रेजेंट करूंगी। तो आइंदा के लिए, आज तो कोई बात नहीं, आइंदा के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। इम्तिहान दूर है, नज़दीक है, जो भी है, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रैक्टिस। और मेरी तो आदत है, आपको मैं पकड़ के आधे रास्ते रोक के कहता हूँ ये बात इस तरह से नहीं, इस तरह से कीजिए, तो वो बात ठीक होगी। इम्तिहान में आपको इस तरह से कहना चाहिए। तो आप फिर आज के बाद मेरे सेक्रेटरी है इमरान शफी, उसको भेजिए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और हमें ये फिर वो केस डिस्कशन का मौका मिल जाएगा इतने लोगों में। आप आपकी वजह से सबको फायदा भी हो जाएगा, ये कार्य सवाब भी है इन वे। तो आप जरूर कीजिए। तो आज का फिर ये जो अब 45 मिनट्स, 1 घंटा है, हम आपके क्वेश्चन सुनते हैं और उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। कीजिए, कोई किसी के पास सवाल है? Anybody would like to ask anything? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि मतलब 24 आवर यूरिन प्रोटीन जो हम कलेक्शन करते हैं, हाँ अभी अगर मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर ये कहते हैं कि रिप्लेस हो चुका है प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो से, क्योंकि पेशेंट जो है वो बहुत मतलब बॉदर्ड होती है। तो सर क्या हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं या फिर दोनों ऑप्शन देकर हम एक मतलब चॉइस करें, क्योंकि 24 आवर कलेक्शन ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट कह रहे हैं हो रही जी, है इसलिए। आपने सही जवाब दे दिया कि आप कहिए कि अगर हमने पता करना है कि प्रोटीनूरिया है कि नहीं है, देयर आर टू चॉइसेस, देयर आर टू चॉइसेस। पहली चॉइस वो 24 आवर्स की बोली है, पहली चॉइस, क्योंकि एग्जामिनर उसके फिक्सेशन, हम ओल्ड एज के हैं, हमारी फिक्सेशन पुराने तरीकों से हो जाती है। तो इसलिए आप कहिए कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट प्रोटीनूरिया और लेवल ऑफ प्रोटीनूरिया। नंबर वन इज 24 आवर यूरिन कलेक्शन एंड देन टेस्ट के टोटल प्रोटीन कितनी आई है। नंबर दो, ये दूसरा तरीका है। तो इस तरह बोल के फिर किसी की भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, आप आगे चल सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। जी, ये सारा, अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट, सारा इम्तिहान आप सबको आता होता है, मुश्किल मुझे तो अफसोस इस बात का होता है, आप सबका नॉलेज जो है अप टू डेट, आफ्टर आपने थ्योरी पास की, आपने टॉक्स पास किया, सब कुछ किया, तो नॉलेज इज देयर। व्हाई डू यू फेल देन? you fail because your method of presentation is not right or not up to the mark as the examiners think. तो वो प्रेजेंटेशन पे आप फेल होते हैं। अब आपको बाहर निकलते ही अंदाजा होता है कि ओ मैंने ये सवाल इस तरह से कह देना था, ये इस तरह से कहना था। तो
आप यहाँ पे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए फॉर गॉड सेक। तो ताकि यही बात जो आपने अभी की है, आप तजब्जब में रहती, आप प्लस माइनस होती कि मैं ये 24 आवर कहूँ कि वो दूसरा। तो आपने ये क्लैरिफिकेशन पूछ ली, मैंने दे दी। अब आपको याद रहेगा कि इस तरह की सिचुएशन में आप दोनों चीजें बोलिए, जो पुरानी रूटीन है वो भी बोलिए, जो नई बात है वो भी बोलिए। तो फिर आपके बल्कि 1+ मार्क्स हो जाएंगे कि दिस गर्ल नोस ओल्ड भी क्या है, न्यू भी क्या है। ओके, थैंक यू सर। जी, और क्या पूछने वाले थे आप? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोलिए। सर हमारे पास सर पेशेंट जब यूवी प्रोलेप्स के साथ आती है, अगर उसका कोई स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं है, मिक्स्ड या जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कोई नहीं है, तो क्या हम उधर तो हम यूरोडायनामिक्स नहीं मांगते एग्जामिनर से, लेकिन जी अगर सिर्फ जेन्युइन स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो, क्या उस केस में मांगना चाहिए? नो, मैंने जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का लफ्ज बोला है, दैट मीन्स द ओल्ड टाइम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। बाकी डिट्रूजर इंस्टेबिलिटी या बाकी जो भी टाइप्स हैं, तो उन सब के लिए वो बाकी जो जितनी भी लेटेस्ट यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं वो जायज़। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेस है, उसके लिए कोई भी कहने की जरूरत नहीं। अगर एग्जामिनर पूछे कि आर यू श्योर दिस इज जीएस स्ट्रेस जेन्युइन स्ट्रेस इनकाउंटर, फिर आप कह सकते हैं, इसको कंफर्म कर सकते हैं हम कि ब्लैडर भर के फिर वो जो सिस्टोमीट्री है कि प्रेशर जो है वो ऊपर जाता है, तो फिर ये स्ट्रेस है। जब लो प्रेशर से ही हो जाता है तो वो शायद कोई और डिट्रूजर इंस्टेबिलिटी या कुछ और है। सिर्फ एक बोलनी है, फिर वो ना सिस्टोस्कोपी बोलनी है ना ये कि जी सिस्टोमीट्री कहते हैं शायद इसको। तो वो कि जी ब्लड भर के मैं उसका प्रेशर देखूंगी किस प्रेशर पे वो यूरिन एस्केप करती है। ये एक ही बोलनी है, बाकी सब नहीं बोलनी। जी सर इसमें हमने जो पूछना होता है यूरिनरी डायरी, सर हम बस सिर्फ यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन पूछे कि पस सेल्स वगैरह और ये सर, बाकी हमने और ये भी वो डायरी में ये भी शामिल होता है कि नॉक्चूरिया है कि नहीं, रात को कितनी उठती है, दिन में कितनी दफा जानती है। ये भी डायरी का मतलब ये है कि कितनी हाउ फ्रीक्वेंटली शी पासेस यूरिन। सर ये तो वो पूछ बता देंगे अगर कि वो मैं पूछ लूंगी, साथ ही बता दूं कि पेशेंट गोज फॉर ओनली 2 टाइम्स इन अ नाइट। जो बस ठीक है। फिर हम यानी अपने हमने एग्जामिनर से नहीं मांगनी। और सर दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि नहीं, जी यूरिन एग्जामिनेशन तो मांगनी ही मांगनी जी है, जी क्योंकि एग्जामिनेशन में वो अगर पस सेल्स मौजूद हैं देन इमीडिएटली वही हमारा पहला डायग्नोसिस हो जाता है यूटीआई, और फिर UTI उसका करेंगे, क्योंकि यूटीआई का ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। जी सर। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में कोई भी स्लिंग करे, कोई ऑपरेशन करे, इस ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। तो इसीलिए यूरिन एग्जामिनेशन टू रूल आउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जरूरी है। जी सर, दूसरा क्वेश्चन सर मेरा इसी के मामले में, इसी के बारे में है कि जो एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे हम ये पूछेंगे कि पोस्ट वॉइड यूरिन का जो हमें बताएं कि मतलब वो बताएं ये। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, इट विल गेट यू एक्स्ट्रा मार्क अगर आप पूछेंगी तो। पोस्ट एक सर जी 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 सर, और सर बताएं सर, अगर कोई और सर पॉइंट मुझे ऐड करें। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में जी जी नहीं, मतलब जनरली कोई इसमें तो फेल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पहले क्या आप कहें कि जी अगर पेशेंट लीकेज ऑफ यूरिन का कंप्लेंट करता है फ्रॉम हिस्ट्री या लॉस, रूल आउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डिसयूरिया या और कोई स्काल्डिंग यूरिन की पेन कंप्लेंट तो नहीं है। नंबर 2, फिर ये भी करूँ कि हाउ फ्रीक्वेंटली, जैसा आपने कहा यूरिनरी डायरी, तो ओके उसके बाद स्ट्रेस होती है कि नहीं होती।
नंबर 3, जब ये हिस्ट्री होगी फिजिकल एग्जामिनेशन पे आप कहेंगे कि मैं इंस्पेक्शन पे देखूंगी कि प्रेजेंस डिसेंट ऑफ एंटीरियर वजाइनल वॉल और प्रेजेंस ऑफ टोसील, और फिर उसके ये भी देख लिया कि डिसेंट है कि नहीं है। और फिर तीसरा आप कहेंगे कि मैं अब इसके बाद फुल ब्लैडर पे दोबारा देखूंगी कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मौजूद है कि नहीं। ये अल्फाज बोलने के बाद पहला हिस्ट्री हो गई, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, रूटीन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एंटीरियर वजाइनल वॉल, तीसरा हो गया फुल ब्लैडर। ये 3 इस तरह से बोलेंगी आप। जी सर। और फिर आती है जी सर, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में रूटीन यूरिन एनालिसिस to find out pus cells. If they are there, then I like to do culture sensitivity. Accordingly, I like to treat UTI and then re-examine the patient, or ask the patient to come back and tell me whether symptoms have improved or not. If they have improved, it means the cause was UTI. और अगर फिर भी persistent है तो फिर मैं उसके साथ डिस्कस करूंगी अप्रोच कि what are various methods of treatment. पहला तो काउंसलिंग करूंगी कि वो जैसे कि यूरिन बार बार करे, इतना फुल ब्लैडर ना हो, और वो कम प्रेशर इन ये 2-3 तो काउंसलिंग करूंगी। द वर्ड इज काउंसलिंग। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होती, देन द ट्रीटमेंट इज कोई ड्रग्स ऐसी है नहीं है, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट वेरियस चॉइसेस हैं, तो वो मैं कहूँगी। अगर थोड़ी सिस्टोसील भी मौजूद है तो एंटीरियर कॉर्पोरेफी विद कैली स्टिच, हालांकि उसको किताब में बड़ा डाउनग्रेड किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस में वो अभी भी है, तो एंटीरियर कॉर्पोरेफी विद कैली स्टिच करके देखूंगी। अगर नहीं है तो फिर स्लिंग टीवीटी या कोई और स्लिंग प्रोसीजर करोगी। यहाँ तक है कि जी सर एक और अस्सलामुअलैकुम सर। सर मेरा एक मिनट ये जो कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एक इम्तिहान में ऐसी खाम का इशू बन जाता है। जो मैंने कहा है आप सबका इससे इत्तेफाक है कि नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई शक है कि नहीं ये बात इस तरह से नहीं इस तरह कहनी चाहिए तो अभी क्लैरिफाई कर लीजिए। सर मैं ये कहना चाह रही थी, जी जी कहिए। सर मैं पूछना चाह रही थी कि आपने सर कुछ लेक्चर्स में यही कहा है कि आप लोग फिर उनको रेफर कर दें, क्योंकि सर जो यूरोगाइनी है सब वो हमारी फील्ड नहीं है। ओ नहीं ये कि वो काउंसलिंग करूंगी कि तुम्हारा ट्रीटमेंट ये है। आई विल गिव हर ए चॉइस, चूंकि ये किताब की बात है कि रेफर हर टू यूरोगायनेकोलॉजी की कितनी यूनिट है पाकिस्तान में? कहीं है? कहीं भी नहीं है। हाँ तो बस लाहौर ही है। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। तो आई विल डिस्कस विद हर द ऑपरेटिव चॉइसेस, और फिर यहाँ पे यही अल्फाज यूरोगायनेकोलॉजी का कोई यूनिट नहीं है। आई लाइक टू डू दिस, ये टीवीटी या जो भी और स्लिंग प्रोसीजर आप करना सस्पेंशन या फिर सर ड्यूरिंग बीएच आई विल डू एंटीरियर कॉर्पोरेफे। हाँ बस कर दिए जी सर। और दूसरा सर ये अक्सर मरीजों को कोई ना कोई थोड़ी बहुत एंटीरियर रिलैक्सेशन होती है, तो सिस्टोसील मौजूद होती है, तो हम बड़े शौकीन हैं उसको ठीक करने के, तो कर देंगे। जी सर। सर एक पेशेंट सर पेरा 32 years old, पेरा 2 विथ सेकेंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स। सर अब वहां पे जो वार्ड में सर उन्होंने रखा हुआ था सेकेंड डिग्री सर्वाइकल डिसेंट। सर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ हमने सर यूवी सेकेंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स ही करना है, देयर वाज नो सिस्टोसील नो रेक्टोसील। और आपने बड़ा अच्छा किया। देखो जी यूवी प्रोलैप्स की अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री पढ़े तो उसको डिटरमिन ही हम करते हैं कि एक्सटर्नल लॉस किस लेवल पे आती है। जी सर। मिड वजाइना में आती है, हाइमन से 1 सेंटीमीटर ऊपर आती है, बिलो आती है, बाहर आती है, या जो भी है। हमारा क्राइटेरियन ऑफ यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स इज हाउ फार द एक्सटर्नल लॉस ऑफ द सर्विक्स कम्स आउट। जी सर। इसलिए सर्वाइकल डिसेंट मींस यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स।
मींस यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स। ठीक है, थैंक यू सर। यूट्रोवजाइनल पर अब रह गया कि जी वो सर्वाइकल वालेकुम सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, ये मैं एग्जाम में कर अगर लूं फिर आप रोल पेशेंट वाल्ट ध्यान- प्रोलैप्स के साथ वॉल्ट प्रोलैप्स अलग आते हैं यहाँ पर। एक मिनट, पहले तो ये तो के जी आप देखेंगे एक्सटर्नल लॉस कहाँ तक आई है, आप कहेंगे दिस इज फर्स्ट डिग्री यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स, नॉट सर्वाइकल डिस्टेंट। चूंकि सर्वाइकल तो क्राइटेरियन है कहने का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिग्री, तो आप कहेंगे फर्स्ट डिग्री यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स यूवीपी सेकंड थर्ड ये कहेंगे, और फिर ज़ाहिर है कि उसका जो भी ट्रीटमेंट आपने करना है, तो बेसिकली इम्तिहान के हिसाब से दो चॉइसेस हैं आपके पास। एक है मैनचेस्टर रिपेयर जहाँ पे वो फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहती है, यंग पेशेंट है, और दूसरा इलाज है वजाइनल रिपेयर। बस सर मेरा पेशेंट, एक मिनट, ये बड़ी जी सर। इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बहुत बच्चों को फेल होते देखा है यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स पे, मैंने बहुत बच्चों को फेल होते देखा है फाइब्रॉइड पे, बहुत बच्चों को फेल होते देखा है ओवेरियन सिस्ट पे। और ये चूंकि आप ऐसी बात ले आते हैं जो नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं होती, फिर उस पर झगड़ा हो जाता है, फिर वो उस पर पेशेंट, जैसा मैंने कहा 10 दफा कह चुका हूँ कि गायनी पेशेंट्स में ट्रीटमेंट मुकम्मल होने के बाद पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली चेकअप के बाद घर जाए और ठीक हो तो आप पास हैं। अगर वो आपने पेशेंट को घर नहीं भेजा तो आप फेल हैं, इसलिए ट्रीटमेंट मुकम्मल करना है। तो अभी अभी यूरोगायनेकोलॉजिस्ट की बात हुई, तो आप ये कहिए कि preferably this procedure should be carried out by urogynecologist, but in our hospital there is no urogynecologist. Don't say in whole Pakistan, वो कह देंगे आगा खान में है, वो एक आध कोई और नाम दे देंगे। So in our hospital there is no such facility, so I'll have to do myself। वो TBT है, स्लिंग है, क्या करना है वो फिर आप बोलिए जी। दूसरी बात यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स की मैंने कह दी, आपने सर्वाइकल डिसेंट अकेली नहीं कहनी, वो तो क्राइटेरियन है कि जब आप पढ़ें यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स एक्सटर्नल लॉस कहाँ तक आती है, उससे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री का उसको लेबल करते हैं, और फिर आपने उसकी ट्रीटमेंट बोलनी है, पहले पैसरी और फिर ऑपरेटिव में ये दो ऑपरेशन कॉमनली होते हैं, मैनचेस्टर या वजाइनोस्टेक्टमी एंड रिपेयर। पैसरी की वो जो भी डिस्कशन है आप कीजिए, तो मुनासिब है नहीं है क्या है। अब रह गया was planned for this patient। वॉल्ट प्रोलैप्स की बात कर दूं, क्या आप जी पूछना चाहती हैं क्या? सर मैं ये कह रही थी कि सैक्रोहिस्टेरोपेक्सी was planned for that patient। क्या ना, अगर आपके पास वॉल्ट प्रोलैप्स का पेशेंट है, आपने देख लिया कि वो उसके यूट्रस गायब है लेकिन वॉल्ट कम्स डाउन, और वॉल्ट प्रोलैप्स का जनरली स्पीकिंग वजाइनल सैक्रो स्पाइनस प्रोसेस के साथ वॉल्ट की फिक्सेशन ये आसान है, आपने शायद देखी भी हो, अगर नहीं देखी तो कर लीजिए, इजीएस्ट प्रोसीजर है। और वॉल्ट में नायलॉन का गुजारिए और उंगली से फील कर लीजिए इसके स्पाइन, वहां पे ले जाके नीडल से उसको गुजार लीजिए और नॉट लगा दीजिए, ये बस टोटल प्रोसीजर है, टेक्स 10 मिनट्स टू डू इट। तो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट के साथ हमने उसको फिक्स करना है, ये वॉल्ट वजाइनली, प्रेफरेबली वजाइनली, बट अगर वजाइनली नहीं करते तो एब्डोमिनली किसी वजह से आप जा रहे हैं कि वहाँ सिस्ट भी है कुछ और भी है, तो फिर वॉल्ट को आप सैक्रल लिगामेंट के साथ प्री सैक्रल किसी जगह पे भी तो उसको फिक्स कर देंगे, उसको सैक्रोपेक्सी कहते हैं। तो ये दो प्रोसीजर नाम लीजिए, और तीसरा कुछ ना कीजिए, वजाइनली करना है तो ये करेंगे, एब्डोमिनली अगर किसी वजह से जाना है तो वो करेंगे जी। अब आप बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर ये सर मैंने पेशेंट है तो पूछना था वाल्ट लेंगे या नहीं लेंगे? बोले
सर स्मेयर लेंगे वाल्ट? पहले फातिमा बोले, फिर जी सर, वाल्ट का स्मेयर लेंगे, पेप स्मेयर? वॉल्ट का स्मीयर, हाँ वो तो पेप स्मीयर जो है, अगर वजाइनेस्टेक्टमी हो चुकी है फिर भी आप वॉल्ट का स्मीयर लेते रहिए, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन इन द वजाइना एज वेल। तो वो स्मीयर का इस बात से कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ ना कीजिए, काम का स्मीयर को बीच में ना लाइए। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे कहिए जी वो स्मीयर, पैप स्मीयर की फॉलो अप जो है वो मैं फॉलो करूंगी कि हर साल के बाद शुरू में, फिर हर 3 साल के बाद, और फिर एक सर्टेन एज के बाद बंद कर दिया जाएगा। जी सर मुझे ये पूछना था, सेरोपेक्सी में बस मैश का बता दें कि यंग पेशेंट है, 32 इयर्स ओल्ड है। अब मैश बाहर चली गई है, मैश की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, तो आप ये हम बोल नहीं सकते। अच्छा, आप ये कैसे करेंगे सर? एक मिनट, मैश की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैश का रेफरेंस ना दीजिए, लेकिन ये कहिए अनएब्जॉर्बेबल मटेरियल के साथ मैं वॉल्ट को प्रीसेक्रल लिगामेंट के साथ फिक्स कर दूंगी, जहाँ पे भी एक्सेस आपको मिलेगी कर दीजिए, मैश का लफ्ज ना बोलिए। जी सर फिर विदाउट मैश यानी हम स्टिच करेंगे, जैसे हम सेक्रोकोल्पोपेक्सी भी तो सर हम जी सर जैसे हम सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन करते हैं हाँ, सर, इसी तरह फिर हम कैसे मतलब हिस्टेरोपेक्सी जाके कैसे यूट्रस को मतलब कैसे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट के साथ अटैच करेंगे? वो यूट्रस के जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स है ना, जी वहां पे अटैचमेंट होती है यूट्रोसेक्रल लिगामेंट की। जी सर। उस एरिया को आपने, जहाँ पे यूट्रोसेक्रल लिगामेंट अटैच है, वो अटैच होता है टू लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस एंड द वॉल्ट या पोस्टीरियर फॉर्निक्स। जी सर। जी सर। ये कहिए द पॉइंट ऑफ फिक्सेशन will be the point where uterosacral ligament is attached. और मैं कहूंगी कि सर मैश हम नहीं लगाते, क्योंकि मैश जो है उसकी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। है वैसे ही नॉन ऑब्जॉर्बेबल मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे, बहुत रेक्टस फेशिया बहुत कम है, ये आसान है। कोई भी टेप तरह की नायलॉन की लेके उसको लगा दीजिए, या सिंगल मोटी नायलॉन भी लगा देंगे, वो भी काफी होता है। सर या मर्सलिन टेप? हाँ, मर्सलिन टेप भी लग सकती है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जी आप सर मेरे 2 क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? जी अब आप सलमा आ गई। हाँ सर, एक तो ये पूछना है कि एक मिनट सलमा, सुफियान को बोलने दीजिए, बोलिए। जी सर, एग्जाम में अगर हमें वेल सपोर्टेड यूट्रस मिल रहा और सिस्टोसील और रेक्टोसील मिल रहा, तो सर उसकी ट्रीटमेंट में हमने एंटीरियर रिपेयर एंड पोस्टीरियर पेरिनियोरेफी बोलनी होगी? मतलब कॉल्पोपेरिनियोरेफी कहते हैं उसको। जी जी कॉल्पोपेरिनियोरेफी वो कहते हैं, ये लफ्ज बोलिए, एंटीरियर कॉल्पोरेफी एंड कॉल्पोपेरिनियोरेफी। पोस्टीरियर कॉल्पोरेफी नहीं कहते, तो कॉल्पोपेरिनियोरेफी कहते हैं। जी सलमा बीबी आप बोलिए। साइमा है कि सलमा है? साइमा। जी साइमा बोलिए। सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लूं सर? जी वो साइमा तो बोली नहीं है, उन्होंने पहले पता, लेकिन चले अब आप पूछ लीजिए। सर एग्जाम में एग्जामिनर ने ना पीआईएच की डेफिनेशन जब पूछी थी, तो सर मैंने ये बताई थी कि न्यू ऑनसेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ऑफ मोर देन 140 एंड 90 ऑन 2 ओकेजन्स 4 आवर्स अपार्ट। तो सर मैंने कहा दिस इज नॉट कंप्लीट। फिर मैंने जब एग्जाम में देखा, वो बुक में देखा, तो वाकई उसमें ये था कि इन प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव पेशेंट, तो मैंने न्यू ऑनसेट बोल दिया था। लेकिन वो कह रही थी जाकर गाइडलाइन में पढ़ना, और मुझे जो है वो मतलब जो मैं सुनना चाहती हूँ वो मुझे बताएं। तो सर इनकी ना जो डिफरेंट हाइपरटेंशन में, तो सर जो इक्लेम्शिया से रिलेटेड हैं, जो पीआईएच से, जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन से, और सर इतनी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, सर ये एक साथ कहाँ मिल सकती हैं, या हम कौन सी एग्जाम में बताएं? मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ।
यस सर, थैंक यू। आप जो डेफिनेशन मर्जी बोल दीजिए, जो मर्जी बोल दीजिए, उससे पहले बोलिए कि जी फलां टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन है। 1 मिनट है, ये मैं थोड़ा सा काम कर दूं। ओके सर। यहाँ भी जी बस चलो, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, डेफिनेशन की सब कोई भी नहीं, PIH की छोड़ो, बाकी कोई डेफिनेशन। आज का ये मैसेज होम है आप सबके लिए, प्लीज प्लीज सुन लीजिए। जब आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाए, आप एक डेफिनेशन याद रखें। जैसा आपने कहा यूट्रोविजनल प्रोलैप्स की 2-3 है वो किताब में, कि कोई हाइमन को करता है, कोई किसी चीज एंट्राइटिस को करता है, कोई कुछ करता है। छोड़ो, आपने जब पूछा जाए इस तरह से डेफिनेशन, आप बोलिए जी फलां फलां टेक्स्ट बुक में के मुताबिक ये डेफिनेशन है, फुल स्टॉप। ओके सर। 1 मिनट, मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो अगर एग्जामिनर कहता है कि ये वो डेफिनेशन आपकी ठीक होनी चाहिए किसी किताब के मुताबिक, तो अगर वो कहता है कि नहीं और भी डेफिनेशन कि मैडम मैंने ये किताब पढ़ी है उसके मुताबिक ये डेफिनेशन है, अब श्योरली देयर आर अदर बुक्स विद डिफरेंट व्यूज और डिफरेंट डेफिनेशंस, वो बहुत 3-4 है, वो मुझे सब याद नहीं, फुल स्टॉप। आपको फेल नहीं कर सकती, आपको फेल नहीं कर सकती। अगर वो कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट है, या जैसा आपने बोला कि जी जो जिस किताब से मैंने पढ़ा है, वो किताब का नाम ले लीजिए, कोई भी एक किताब, तो उसमें तो यही लिखा हुआ है, ये कंप्लीट है। और तो आप 2 एग्जामिनर का मतलब ही यही होता है कि दूसरा एग्जामिनर फिर आपको प्रोटेक्ट करे। तो और वरना ये होता है कि जैसा उन्होंने कह दिया कि ये तो कंप्लीट नहीं है, इसमें तो कुछ और भी ऐड करो, इसमें ये भी करो। बाबा ये आप सब के लिए किसी भी डेफिनेशन की बात हो तो आपने एक डेफिनेशन बोलनी है और उसका पहले रेफरेंस बोलना है। ये होती है बात रेफरेंस की। रेफरेंस में RCOG की डेफिनेशन ये है, फुल स्टॉप। और नाइस की डेफिनेशन ये है, फुल स्टॉप। या फलां किताब में ये लिखा हुआ है, फुल स्टॉप। बाकी आपने हर एक नहीं बोलनी कि नाइस ये कहती है और अमेरिकन कॉलेज ये कहता है, RCOG ये कहता है, ना, एक ही याद रखो जी। फुल और क्या करना चाहते ठीक है सर, समझ आ गया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे अगर वो एग्जामिनर कहे मेरा कि मैडम मुझे तो यही डेफिनेशन इस किताब से याद है, और आपको फेल नहीं कर सकते जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पेशेंट है 40 years old, मेनोपॉजल फॉर 1 year, डायग्नोसिस ओवेरियन में, तो सर इसका हम RMI कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू हर एज। मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर इज जर्म सेल ट्यूमर, तो RMI इसका सर हम कैलकुलेट करेंगे इस 40 years की एज पे, मेनोपॉजल है 1 year से। वो एज 40 है तो उसकी मेनोपॉज अर्ली हो गई, लेकिन फिर जी, भी यस। प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी जो है POI, वो इससे पहले हो तो उसको कहते हैं, वरना ये मेनोपॉजल एज है तो उसमें RMI आती है तो जरूर करेंगे पेरीमेनोपॉजल जी। ये सुफियान का लाइट ऑन है, लेकिन वो बोल अस्सलाम वालेकुम सर। ना बिल्कुल एक नहीं दो। हाँ जी सर, जी बोलिए। तो ये कि जो जी सर, पैरेंटल आयरन के कितने अरसे बाद सर हम CBC रिपीट करवाएंगे? एक मिनट पहले आप सुफियान, आपका नाम क्या है बीबी?
सर मेरा नाम साइमा है। अच्छा, आप साइमा बोल रही, ठीक, क्योंकि दो जी लाइटें सर। ऑन है, एक साइमा जी की, एक जी सर, सुफियान। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पैरेंटल आयरन के लगने के बाद कितने अरसे के बाद हम इस रिपोर्ट नहीं? कितनी अरसे के बाद आप उसका हीमोग्लोबिन करें? बेहतर है आप बोलिए, चाहे 2 हफ्ते बाद ही बोलिए कि मैं आफ्टर 2 वीक्स रेटिकुलोसाइट काउंट करवाऊं, क्योंकि सर एक हीमोग्लोबिन दूसरा को सवाल है, इम्प्रूव होते हुए एक पेशेंट ये कर लेने देना साइमा बीबी, तो हीमोग्लोबिन इम्प्रूव होने में तो महीना लगता है, लेकिन रेटिकुलोसाइट काउंट से अर्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि पेशेंट को टीडीआई का या पैरेंटल आयरन का फायदा हुआ है। जी, दूसरा बोलिए। सर दूसरा सवाल ये है कि एक है पेशेंट 44 इयर्स ओल्ड और जी, सिजेरियन सेक्शन है, लास्ट डिलीवरी उसकी 10 इयर्स अगो है एंड शी हैज मल्टीपल फाइब्रॉइड्स। सर उसमें जो है ये जो एमआरआई गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड सर्जरी का कोई रोल है उस पेशेंट के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर वो जिसकी फैमिली कंप्लीट है और वो एमआरआई या यूएई करवाना चाहती है तो रोल है, तो क्योंकि फाइब्रॉइड जो है उनके ट्रीटमेंट है, नंबर 1 मेडिकल, नंबर 2 सर्जिकल, नंबर 3 यूएआई और नंबर 4 ये जो आप बोल रही है एमआरआई फोकस्ड, ये अल्ट्रासाउंड फोकस्ड उसकी रेडिएशन या फिर नेक्रोसिस। तो ये 4 इस ऑर्डर में बोल रहे हैं आपने। मैं फिर दोहरा देता हूँ, फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट अगर पूछा जाए, आपने कहना जी 4 ट्रीटमेंट्स हैं, इनमें से मैं चूज ये करूंगी और उसकी फिर जस्टिफिकेशन दीजिए। नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें बेसिकली जीएनआरएच एनालॉग्स वगैरह, और नंबर 2 सर्जरी है, मायोमेक्टमी या हिस्टेक्टमी है, फिर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, फिर चौथा ये है। तो आप इसमें से फिर चूज करके बोलिए इन 4 में से इस पेशेंट के लिए मेरा ट्रीटमेंट ये है, उसकी रीजन दे दीजिए। यू विल बी सेफ, यू विल बी सेफ। आपने सारे ट्रीटमेंट बोल दिए हैं और कोई उसमें आपको ये नहीं कहते इसका ये क्यों नहीं करोगे, तुम्हें नहीं पता कि आजकल एमआरआई भी नहीं हो गया, तुम्हें नहीं पता यूए भी हो गया, तो सारा कुछ आपने बोलना ही है कि इन दिस पेशेंट द चॉइसेस आर मेडिकल, सर्जिकल, यूए एंड एमआरआई। लेकिन मैं इनमें से आई विल चूज जो भी आपने चूज करना है, मायोमेक्टमी करनी है, हिस्टेक्टमी करनी है, और जैसे ये पेशेंट कंप्लीट है, फैमिली 44, 10 साल पहले उसका बच्चा हुआ था, 3 सिजेरियन सेक्शन हुआ, शी इज ए गुड कैंडिडेट फॉर यूएई और एमआरआई, तो कह दीजिए इनमें से जो अवेलेबल है मैं करूँ। जी, तो आपके जवाब हुआ कि कुछ और? ब्लेस यू। इसी तरह यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स का केस है, आप बोलिए इसका ट्रीटमेंट है नंबर 1 एक्सरसाइजेस, नंबर 2 पेसरी, नंबर 3 सर्जरी, और इनमें से मैं चूज करूंगी ये, ताकि एग्जामिनर कई दफा होता है आपने कह दिया मैं सर्जरी करूंगी, वो फिर बहस शुरू कर देती है सर्जरी पेसरी क्यों नहीं करोगी, या वो एक्सरसाइजेस पेल्विक फ्लोर क्यों नहीं करोगी, ऐसे काम आपने खुद ही बोल दिया। ये 3 चॉइसेस है, मैंने मुझे पता है और उनमें से मैंने सोच समझ के ये चुना है, मैं उसकी रिपेयर करूंगी या स्पेसिफिक डालूंगी, ये जो भी है। जी सर एग्जाम में अगर मेल सब फर्टिलिटी के साथ आए तो सर उसको हमने कैसे मैनेज करना होगा? मेल फैक्टर है फर्टिलिटी का तो बड़ा आसान हो गया फिर तो आपके लिए। फिर आप ये कहिए कि मेल फैक्टर है सब फर्टिलिटी का, पहले तो मैं कंफर्म करूंगी कि उस सब फर्टिलिटी के फैक्टर में उसको ओलिगोस्पर्मिया है या एजोस्पर्मिया है। आई लाइक टू फाइंड आउट द कॉज by local examination, and then
उसकी एस्टिमेशन ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन FSH, टेस्टोस्टेरोन और वगैरह। और ये करने के बाद पता चला अगर obstructive azoospermia है तो I'd like to discuss with the patient one possibility of surgical treatment to bypass obstruction, and number 2 is ICSI। और अगर वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो फिर उसका ट्रीटमेंट होता बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं उसको काउंसल करूंगी कि possibility is cause is either in the hypothalamus or in the testis of non-production of sperms। उसके लिए ट्रीटमेंट है डोनर स्पर्म और अडॉप्शन, दो चॉइसेस, डोनर स्पर्म और अडॉप्शन। I'll discuss। और फिर वो बात आपके लिए तो बड़ी आसान होगी। फिर मेल फैक्टर आया, फिर मरीज पे तो कुछ नहीं करना, सारी थ्योरी डिस्कस करनी। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो ये करूंगी, ऑब्स्ट्रक्टिव है तो वो काउंसल करूंगी कि उसके दो चॉइसेस हैं, या तो जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बाईपास करे यूरोलॉजिस्ट, या फिर ICSI ट्रीटमेंट हो। अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो फिर उसका ट्रीटमेंट होता मुश्किल। आई विल काउंसल माय पेशेंट, द चॉइसेस आर नंबर 1 के डोनर स्पर्म, नंबर 2 अडॉप्शन। जी सर अगर मॉर्फोलॉजी सर फिर कैसे डायग्नोसिस होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव? ओनली एग्जामिनेशन पे पता चलता है? फिर बोलिए सर ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं? इधर सिर्फ ओनली एग्जामिनेशन पे या कोई और टेस्ट होता है? पहली बात तो ये फीमेल में एजोस्पर्मिया होगा, नंबर 2 उसके हार्मोन्स जो हैं वो नॉर्मल होंगे, और फिर तो हो गया कि टेस्टिस में प्रॉब्लम है, एट्रोफिक टेस्टिस है या अनडिसेंडेड टेस्टिस। और अगर उसके हार्मोन्स ही एबनॉर्मल है तो फिर पॉसिबिलिटी ये है कि वो एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स है। और ये सारा मतलब आपसे ये बात डिस्कस नहीं होगी कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट, ये टेस्टों के नाम बोल दिए। नंबर 1 कि मैं अगर एजोस्पर्मिया है हार्मोन्स टेस्ट करवाऊंगी, मैंने नाम बोले हैं, अगर वो ठीक है तो मैं पीजा, टीजा या टेस्टिकुलर बायोप्सी, ये 3 नाम बोलने हैं, पीजा, टीजा, टेस्टिकुलर बायोप्सी, और ये करूंगी। और अगर उसमें स्पर्म्स हैं तो फिर हम ICSI ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और या वो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, ऑब्स्ट्रक्शन का लोकलाइज करके यूरोलॉजिस्ट उसको बाईपास कर सकता है। तो नंबर 2 अगर वहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं है, फिर मैं देखूंगी उसकी कॉज पिट्यूटरी में है, उसकी कॉज हाइपोथैलेमस में है, कॉर्टेक्स में, तो उनको ट्रीट करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट मैंने जो बोल दिया कि जी या डोनर स्पर्म या अडॉप्शन, वो है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, HRT का प्लीज बता दें। HRT का? जी सर। हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट फॉर मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, यस सर। ओके, मुश्किल सा सवाल पूछ दिया, थोड़ा लंबा एक पूरा सर लेक्चर। आपका एक लेक्चर है HRT पे वैसे दिया था। लंबा होगी, लंबी बात है ना, वो 2 मिनट में नहीं बोली जा सकती। लेकिन नंबर 1 आपने पूछ लिया, तो नंबर 1 कि मैं पेशेंट को काउंसल करूंगी, अगर उसकी कोई सिम्टम्स ऐसी नहीं है विच रिक्वायर HRT, तो उसको बताऊंगी डाइट, कैल्शियम, एक्सरसाइज। मैं दोहरा देता हूँ कि जो मेनोपॉज की पेशेंट है उसको कोई माइनर सिम्टम्स है, कोई मेजर सिम्टम नहीं, तो उसको मैं बताऊंगी टू टेक केयर ऑफ हर डाइट, टेक कैल्शियम एंड डू एक्सरसाइज। नंबर 2 अगर उसको सिम्टम्स है विच आर अपसेटिंग हर, तो फिर मैं उसको HRT दूंगी आफ्टर रूलिंग, एक ही फिक्रा बोलना, आफ्टर रूलिंग आउट एनी कंट्राइंडिकेशन। जरूरी नहीं आप बोलें
उसका लिवर है, उसका ब्लड प्रेशर है, उसको हार्ट है, उसको क्या है, आफ्टर रूलिंग आउट एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन आपका वक्त बच जाएगा। तो फिर वो पूछेगी एग्जामिनर HRT कौन सी दोगी, वो आपको पता है सारा कुछ। तो तीसरा ये है कि फिर पूछेगी आपको कि ये आपने लफ्ज कंट्राइंडिकेशन बोल दिया हुआ है तो इसलिए उसके तरफ नहीं जाएगी पॉसिबल। फिर वो कहेगी कितनी देर दोगी, कौन सी दोगी और कब बंद करोगी। ये 3 सवालों के जवाब आप तैयार रखिए अगर ये डिस्कशन इधर चली गई। कौन सी HRT दोगी, कितनी देर के लिए दोगी और कब बंद करोगी। ये 3 सवालों के जवाब आप जेब में रख के जाइए HRT डिस्कशन के लिए, तो आप पास। मैं फिर दोहराता हूँ, अगर मीनोपॉज, पेरीमीनोपॉजल या पोस्ट मीनोपॉजल पेशेंट आपके पास आती है तो आप पूछा जाता है आपको, इसको कहो जी आई विल डिस्कस विद हर कि उसकी सिम्टम्स कैसी हैं, आर दे बॉदरिंग हर, डिस्टर्बिंग हर लाइफ, आर दे नॉट। माइल्ड सिम्टम्स तो हर एक होती है, तो अगर दे माइल्ड है तो ये मैंने पहली नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट बताई आपको। नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट, डाइट, एक्सरसाइज और कैल्शियम। और जो सिम्टम्स बॉदर कर रही हैं उसको मैं पहले काउंसल करूंगी, फिर रूल आउट करूंगी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, फिर HRT दूंगी और वो 5 साल के लिए दूंगी, 3 साल के लिए दूंगी और रिव्यू करूंगी 6 महीने बाद, साल बाद कि उसकी सिम्टम्स ठीक भी हैं कि नहीं है, और फिर 4-5 साल बाद बंद करना जरूरी होता है। और इन द मीन टाइम आई विल फॉलो हर अप। जी कोई बीच में किसी ने कुछ कमेंट किया था, मैंने पढ़ा नहीं, फिर कर दीजिए वो, मैं फिर पढ़ लूं। सर कभी कभी एग्जामिनर पूछते हैं, एक हमारी फ्रेंड से पूछा था कि स्पर्म की अगर मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं हो तब आप क्या करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा हुआ आपने पूछा। WHO रिकमेंडेशन के मुताबिक मॉर्फोलॉजी कम से कम 4% होनी चाहिए। अगर 4% से कम है तो फिर ट्रीटमेंट ICSI है। अगर 0 है मॉर्फोलॉजी तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देयर इज नो मेडिकल ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव मॉर्फोलॉजी, क्योंकि इसका मतलब वो जेनेटिकली एबनॉर्मल स्पर्म्स बन रहे हैं, फिर उसके लिए वही आ गया। जो अगर कुछ नहीं कर सकते तो उसको कहिए डोनर स्पर्म या एडॉप्शन। हाँ जी बोलिए। साइमा बीबी, कभी आपकी लाइट आती है कभी जाती है। कुछ नहीं पूछना और अभी तो है हमारे पास 15-20 मिनट। सर इनफर्टिलिटी में जब सर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में पेशेंट का अगर वो HMB है और उसका अल्ट्रासाउंड पे वो सस्पेक्ट कर रहे हैं और एग्जामिनेशन पे कि एडिनोमायोसिस है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में, और पेशेंट वांट्स टू कंसीव। हाँ, पहली बात तो कही है जी, एक तो उसकी सिम्टम हो गई ना कि सब फर्टिलिटी। I'll discuss with her the symptoms due to adenomyosis, कोई है भी कि नहीं, और फिर वो डिस्कस करके अगर वो डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स है फिर तो एडिनोमायोसिस का जो ट्रीटमेंट है, पहली बात तो कहना, लफ्ज कहना यही फिक्रा बनता है कि उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है एडिनोमायोसिस का, सिवाय सर्जिकल रिमूवल। यहाँ तो फर्टिलिटी है, तो और वो ट्रीट करने के बाद फिर आ गया एडिनोमायोसिस का ट्रीटमेंट, जो वो वही है चूंकि ट्यूब्स ओपन है उसकी, तो सब फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट विद एडिनोमायोसिस इज पहले हम क्लोमिफेन सिट्रेट देंगे या लेट्राजोल देंगे, वो से नहीं है कंफर्म कर लेंगे पहले ट्यूब्स ठीक है ना, फिर वो नहीं है तो IUI नहीं तो IVF नहीं तो ICSI, और ICSI से भी नहीं होता तो फिर adoption.
उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्ड हो रही है और वो AUB साथ उसकी AUB भी है, एडिनोमायोसिस भी है और AUB भी है और वांट्स टू कंसीव भी है, एज 40 ईयर, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ये अगर एज 40 है, पहली बात तो ये है कि आप ये जान लीजिए आफ्टर एज ऑफ 37 वेस्ट में कहीं पे भी वो उसको मरीज को लेते ही नहीं IVF ICSI के लिए, ART के लिए नहीं लेते उनको, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट बहुत ही कम हो जाता है। तो ये फिक्रा बोलिए कि आफ्टर एज ऑफ 40 या एट द एज ऑफ 40 ओवुलेशन इज इनफ्रीक्वेंट and success rate of IVF ICSI is very low. Patient should be counseled about that. और चूंकि फिर अर्जेंसी है तो पेशेंट को ये कहे कि जल्दी से अगर ये ट्रीटमेंट करवाए, अगर इस ऑर्डर में जो मैंने बोला, अगर पहले गोलियां खा चुकी है, पहले IUI कर चुकी है, पहले IVF करवा चुकी है, वो जो करवा चुकी है उससे आगे चलिए, because she is 40. She has very little time for treatment with IVF or ART जिसको कहते हैं। जी सर लेकिन उसकी तो ब्लीडिंग ही कंट्रोल नहीं हो रही। हाँ, तो पहले ज़ाहिर सिम्टम्स कंट्रोल करेंगे तो फिर ये आगे चलेंगे ना। ठीक है सर। सर मेरे एक क्वेरी थी सर, मैंने एक पेशेंट देखा था 43 years old, married for 20 years, para 4, presented with the complaint of prolonged menstrual bleeding, 10 to 12 days per 30 days. Menstrual cycle was regular and having lower abdominal pain for 3 months. And sir, lower pain was moderate to severe and remained all the day and relieved on only medication. Sir, on examination, uterus was 10 weeks and anteverted and tender and some mobile adnexa were clear. Sir, and sir, on scan, there was first sir, I made by provisional diagnosis adenomyosis, but sir, history of dysmenorrhea and dyspareunia, lower abdomen pain is only for 3 months. Before 3 months, patient was absolutely all right. And sir, her last born child, however, it was 5 years back. And sir, then on scan, sir, there was a polyp inside the cavity. लेकिन सर मैं अब इसमें कंफ्यूज थी कि मैं प्रोविजनल डायग्नोसिस रखूंगी, अपना जो एडिनोमायोसिस फर्स्ट रखूंगी, उसके बाद एडिनोमायोसिस विद एंडोमेट्रियल पोलिप। ना, मेरा पहला डायग्नोसिस इसमें हो गया कि उसको पॉलिप है, और पॉलिप की वो 4 किस्में होती है एंडोमेट्रियल पॉलिप की। नंबर 1 पॉलिप, नंबर 2 फाइब्राइड पॉलिप, नंबर 3 और नंबर 4 पॉलिप। अब इसमें जो कि प्रेगनेंसी 10 साल पहले की है तो या नहीं है, तो इसलिए प्लेसेंटल पॉलिप नहीं होगा, इसमें पॉसिबिलिटी 3 की है। तो आपने फोकस इस पे करना है कि आई लाइक टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ पॉलिप इट इज, और फिर उसकी जो भी अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगी। ये इस पे रखो, भूल जाओ बाकी सारी बातें, इंशाल्लाह तुम पास होगी अगर इस पे रखोगी। अब यही उसके साथ पॉलिप तो सर स्कैन पर मिलता है, स्कैन बाद में मिलता है। एक मिनट प्लीज सर। दूसरा ये कि सर अब ऐसा एग्जामिनर मुझसे पूछे कि आपका जो ये लोअर एब्डोमिनल पेन है सर, वो क्यों है इस पेशेंट को? पॉलिप बड़ा ठीक वजह है कॉज की पेन, कॉलिक की पेन भी हो सकती है, दूसरी पेन भी हो सकती है। तो आप तो लकी हो अगर 7 पॉलिप निकला है, बाकी यूट्रस 10वें हफ्ते की है, इतने 3 साल से उसको प्रॉब्लम है, ये है वो, सब पीछे चली गई। आप पास हो। पॉलिप हमने पॉलिप की पेशेंट इज विद पॉलिप, पहला मेरा फाइब्रॉइड होना चाहिए, पॉलिप जी वो कर लीजिए, कोई बात नहीं उसमें। पहला तीन नाम ले लिया आपने, ऑर्डर बदल के एडिनोमेट्रिस नहीं कहा, पहला फाइब्रॉइड कह दिया या मैलिग्नेंट कह दिया, या वो दैट डजंट मैटर, कोई इतना वो उसमें पास फेल नहीं हो सकते, एज लॉन्ग एज यू नेम ऑल 3। जी सर, थैंक यू सर। ठीक, आप तो
अगर ये मिल गया तो आप तो पास हो। पॉलिप 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 जी। यानी सर डीडी में हमने पॉलिप के ही यही 3 टाइप्स बतानी है या 4 टाइप्स जो भी हैं, मतलब वो बता के फिर ये मतलब डीडी में ये चारों हम बता दें, मतलब पॉलिप ही रखें मतलब डीडी में, मतलब दूसरा जो भी कॉज है वो फिर सेकंड डिफरेंशियल नहीं हो जाएगा, मतलब 4 इसके और फिर सेकंड डिफरेंशियल हम बताएं या इन्हीं 4 पे चलते रहें? सर पॉलिप तो अल्ट्रासाउंड भी बता। एक मिनट। हेलो, हाँ लियाकत, चलो जी, थैंक यू वेरी मच जी। फिर बोलिए आप। सर मैं कह रही थी कि इन्होंने ये प्रोविजनल जो अपना बताया है, पॉलिप बताया है ना, तो पॉलिप की 4 टाइप्स हो गई। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंशियल ना। अब सेकंड डिफरेंशियल हम जो भी सेकंड डिजीज बताएंगे तो वो भी हमारा मतलब डिफरेंशियल की लाइन में लगता जाएगा ना नीचे फिर। ओ जी, यही उसका नाम ही ना लो सेकंड डिफरेंशियल का, तो खाम खा फिर पॉलिप से हटके फिर वही बात आ जाएगी। तो पॉलिप की डिस्कशन छोड़ो, एडिनोमायोसिस की बताओ, या कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस कुछ और है, फाइब्रॉइड भी हो सकता है 10 वीक साइज यूट्रस में, मायोमेटस, तो कुछ भी हो सकता है वो, बल्कि आपका वक्त ज़ाया होगा। मैंने कहा ना कितनी दफ़ा कि मरीज का इलाज करके मरीज को घर भेजो और फिर आप पास हो। तो पॉलिप पे रख के आप उसको जल्दी से फारग कर सकती हो मरीज को, ये उसके हिस्टोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे, पॉलिपेक्टमी करेंगे, फिर डायग्नोसिस करेंगे, फिर वो उधर जाएगी, फिर देखेंगे नहीं कि 3 महीने पॉलिपेक्टमी के बाद वो कैसा है, और तो फिर 3 महीने बाद एडिनोमायोसिस शुरू होगा उसका इलाज। तो आप अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक पहले बोला, उसकी मैनेजमेंट आपको फाइनल तक लेके जाना है और फिर घर जाना है। तो अगर पॉलिप आ गया है तो मैं कहता हूँ या लकी, मैंने कह दिया ना आप पास हो, तो फिर आप बस आसान सा मैनेजमेंट है पॉलिप का, वही उसी पे रखो। क्योंकि एडिनोमायोसिस है, 40 साल की है, बच्चे चाहती है नहीं चाहती, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट है कोई नहीं है एडिनोमायोसिस का, ये भी ट्राई कर लो, वो भी ट्राई कर लो, फिर इवेंचुअली क्या करो। एडिनोमायोसिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट केस इन ए वे, चूंकि शी इज मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रीट। कुछ भी करेंगे अनलेस यू डू हिस्टेक्टमी, उसके परसिस्टेंट ही रहती है, तो इसलिए इसमें से ये आसान मैनेजमेंट निकालिए। चलिए आगे, फातिमा है। सर रेट्रोवर्टेड यूट्रस में पर एब्डोमिनल में कितना डिफरेंस आता है, मतलब अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं एक पेशेंट का, जैसे इनका 20 वीक साइज बता रही थी, जितना भी है, अगर ये रेट्रोवर्टेड हो, रेट्रोवर्टेड यूट्रस पहले साइज यूट्रस। एक मिनट, मैं रेट्रोवर्टेड का जवाब दे दूं फायजा बीबी को। रेट्रोवर्टेड यूट्रस पहले 12 वीक्स में इंपॉर्टेंट है, 12 वीक्स के बाद तो अनइम्पोर्टेंट है, वो उठाती है, एब्डोमिनल हो जाती है, फिर एंटीवर्टेड या रेट्रोवर्टेड का कोई झगड़ा ही नहीं रहता जी। तो फातिमा बीबी आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर पेशेंट मैंने जी सर मैंने पूछना था कि ये जो आपने सर कहा कि पॉलिप है तो बहुत अच्छा हमारा केस हो जाएगा। सर मैंने कहना था कि हमें अगर वो एग्जामिनर पहले स्कैन देने से पहले अगर डीडीज पूछती है तो फिर हम कैसे करेंगे, क्योंकि स्कैन तो अक्सर हमें बाद में मिलता है ना, स्कैन पे पॉलिप आ गया है, तो हमें जैसे पहले इसको डिस्पेरोनिया और डिस्मेनोरिया और ब्लीडिंग के साथ हम फिर एडिनोमायोसिस बनाएंगे पहले। एडिनोमायोसिस है ही, अगर आपको पॉलिप का पता नहीं है तो फिर तो ये कहिए कि एडिनोमायोसिस, फिर सेकंड पॉसिबिलिटी चूंकि अभी आया नहीं डायग्नोसिस, पॉलिप भी हो सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। सर पेशेंट मैंने देखी 35-year-old with bilateral ovarian cyst or a large size of the cyst was 10 centimeter. Should we go for the tumor markers along with the MRI or CT or we shouldn't? जी बिल्कुल कही है वो सारी बातें जो आपने कही हैं। अगर 10 सेंटीमीटर की बायलैटरल या यूनिलैटरल सिस्ट भी है तो उसमें बोलिए कि उसका CA 125 भी करवाऊंगी मैं, और फिर मैं उसका अल्ट्रासाउंड के फीचर्स देखूंगी, वो सारे उसके बोलिए जो भी फीचर्स इंपॉर्टेंट है कि यूनिलोकुलर है, मल्टीलोकुलर है, थिक वॉल्ड है, और कंटेंट क्या है, ये अल्फाज बोलिए सारे अल्ट्रासाउंड वाले, और फिर मैं उसके मुताबिक आगे चलूँ। ये बोल
जी सर मुझे ये पूछना है कि अगर कोई पेशेंट है जिसकी एज 45 ईयर है और उसका पोलेप आपको पीएस करने में नजर आ रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है कि आप डायरेक्ट पहले आप उसको पोलेप निकालो और एंडोमेट्रियल क्यूरेटेज सेंड कर दो, बाद में रिपोर्ट के बाद आप हिस्टेक्टोमी प्लान करो, या हम डायरेक्ट हिस्टेक्टोमी प्लान करेंगे? जी जी जी, आपने बड़ा अच्छा पूछा। यही पेशेंट थी, आपने स्पेकुलम किया, वहां पॉलिप विजिबल है ऑन सर्विक्स, फिर तो आपका आसान हो गया ना, फिर वही बात पॉलिप पे आ गई ना। तो मैंने जैसे बोला है कि पॉलिप पे रखो, कि ये पॉलिप जो विजिबल है, इट कुड बी सर्वाइकल पॉलिप, इट कुड बी एंडोमेट्रियल पॉलिप। एंडोमेट्रियल है तो ये 3-4 है, अगर सर्वाइकल है ये 3 है। तो पहले मैं आई लाइक टू कंफर्म द डायग्नोसिस, पहले मैं अल्ट्रासाउंड करूंगी और फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हिस्टोस्कोपी और हिस्टोस्कोपिक डायरेक्टेड बायोप्सी और पॉलिपेक्टमी करूंगी। ये उधर ही चलो, आप ठीक रहोगे। सर अगर सर्वाइकल पॉलिप के साथ यूट्राइन साइज 14 to 16 वीक्स हो, सर पेशेंट पॉसिबिलिटी है कि यूट्रस की एनलार्जमेंट ड्यू टू मल्टीपल फाइब्रॉइड्स। सर उसमें एडिनो तो नहीं डालेंगे ना? फिर हमने ज्यादा चांस फाइब्रॉइड का ही रखे। एडिनो मैंने कहा ना, एडिनोमायोसिस इलाज ही मुश्किल है, होता मुश्किल कादिल नहीं करना। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स का मैंने अब भी बोला था, मैनेजमेंट आपने बोलना, मेडिकल, सर्जिकल, यूएई और सर मुझे ये पूछना था कि कोई भी एक बोले सर, जो जैसे मैंने सर अभी एंडोमेट्रियल पोलेप का सर पूछा था सर, फिर एग्जामिनर कहता है कि आप पेशेंट को दो एनेस्थीसिया दिलाओगे, एक दफा पोलेप निकालोगे, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट अवेलेबल हो जाए, उसके बाद तुम हिस्टेक्टोमी करोगे। इसका तो फैमिली भी कंप्लीट है, 45 ईयर एज है, डायरेक्ट हिस्टेक्टोमी क्यों नहीं करती? तो सर हमें क्या कहना है? बिल्कुल जो मैं आज कहूंगा वही आपने कहना है, बिल्कुल नहीं बदलना, बिल्कुल नहीं बदलना, बिल्कुल नहीं बदलना। कि जी चूंकि हमारा चाहे एंडोमेट्रियल पॉलिप है चाहे वो सर्वाइकल पॉलिप है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मैलिग्नेंसी है, तो अगर आपको कहीं भी मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड हो, पहले उसकी बायोप्सी, कंफर्मेशन, हिस्टोपैथोलॉजी, फिर उसका ट्रीटमेंट, जो भी ले डाउन ट्रीटमेंट है, चाहे वो 2 एनेस्थीसिया चाहे 3 एनेस्थीसिया, डजंट मैटर। अगर आपने कहा 2 की बजाय मैं एक ही एनेस्थीसिया देके हिस्टेक्टमी कर दूंगी, कि फिर कौन सी हिस्टेक्टमी करोगी? रेडिकल हिस्टेक्टमी करोगी, वर्दाइम हिस्टेक्टमी करोगी कि सिंपल हिस्टेक्टमी करोगी? ओवरीज निकालोगी कि नहीं निकालोगी? ये इस तरह के सवाल। फिर आपने कह दिया कि जी मैं सिंपल हिस्टेक्टमी करूंगी, वो कहती है कि उसकी हिस्टोपैथोलॉजी आ गई, मैलिग्नेंसी थी, फिर विल यू गो बैक एंड डू लिम्फेडेक्टमी एंड बायलैटरल ओफरेक्टमी? फिर आप उल्टा मुश्किल में पड़ गए। तो बिल्कुल नहीं। आज का दूसरा मैसेज टेक होम, अगर आपको शक है कि मैलिग्नेंसी है, पहले बायोप्सी से कंफर्म करनी है, फिर उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो करना है। शक के बेसिस पे ना मैलिग्नेंट ट्रीटमेंट दे सकती हैं आप, ना बिनाइन ट्रीटमेंट दे सकती हैं। अगर पॉलिप नजर आ गया कि ये पहले मैं कंफर्म करूंगी कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिप इट इज। अगर बिनाइन है उसका ट्रीटमेंट कुछ और है, अगर मैलिग्नेंट है उसका ट्रीटमेंट कुछ और है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आपने पूछ ली, और ये बांध लीजिए आप सब। मैं दोहराता हूं, अगर आपको शक है कि वो मैलिग्नेंसी है वहां के नहीं है, कि ये पहले मैं कंफर्म करूंगी बाय बायोप्सी, ये बायोप्सी है, चाहे एंडोमेट्रियल बायोप्सी है, चाहे सर्वाइकल बायोप्सी है, चाहे कोई बायोप्सी, अगर फिर जो उसकी रिपोर्ट आएगी अकॉर्डिंगली आई ट्रीट। आखिरी सवाल पूछ लीजिए फिर। सर इनफर्टिलिटी में बस ये बता दें कि जो हम लोग हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, वो कुछ एग्जामिनर्स कहते हैं इसका साइकिल रेगुलर है तो तुमने क्यों मांगा? तो लेकिन मेरे तो सर हम तो इस तरह ही करते थे कि हम बेसलाइन एज अ बेसलाइन ये हार्मोनल। सुन लीजिए, अच्छा किया आपने पूछ लिया, ये तो गलत सवाल पूछती हैं वो, कि regular cycle doesn't necessarily mean ovulation takes place. Ovulation can be confirmed only by presence of progesterone. So progesterone is hormone test, और दूसरी तरफ प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट नहीं है तो FSH और AMH
बताते हैं whether the ovaries are functional or not functional. तो इसलिए कह दीजिए menstrual cycle का रेगुलर होने का मतलब ये नहीं कि ovulation is taking place. Only hormone tests can tell us whether ovulation is taking place or not. Thank you, sir. चले भाई, अगली दफा अगर कोई हिस्ट्री ना हुई तो मैं बड़ा आपसे नाराज हो जाऊंगा। तो ये क्या बात हुई? मैं आपको इतना इनकरेज करता हूँ, प्लीज 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 आप यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, मेरे सामने प्रैक्टिस कीजिए। जी सर। वैसे मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। बहुत साल पहले मेरी पहली रजिस्ट्रार जो थी, बहुत साल पहले, तो उसका नाम था डॉक्टर नाज परवीन। अगर आप में से कोई मुल्तान से सुन रहा है वो जानता होगा। नाज परवीन मुल्तान में प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनी और बड़ी पॉपुलर गायनेकोलॉजिस्ट थी। बेचारी अब फौत हो गई है सीए ब्रेस्ट के साथ। सीए ब्रेस्ट का जिक्र आया, आप सब 1 तारीख को अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कीजिए, प्लीज कीजिए। सेल्फ एग्जामिनेशन है बाबा, उसमें क्या शर्म की बात है, क्यों नहीं करती आप? है नाज और मैं राउंड कर रहे थे, तो उस जमाना इतने ट्रेनिंग नहीं होते थे। एक पेशेंट पे पहुंचे तो मैंने नाज से पूछा, नाज इसको कैसे डिलीवर करोगी? हम पहले भी राउंड में डिस्कस कर चुके थे। तो मैं कहने लगे जी मैं इसका सिजेरियन सेक्शन करूंगी। ये था जवाब। मैंने कहा नाज तू तो फेल हो गई, बस तेरा तो कोई हाल नहीं, बिल्कुल पक्की फेल है। क्यों सर? मैं कहा उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं बोली तुमने, सिजेरियन सेक्शन क्यों करोगी? सीधा सिजेरियन सेक्शन तो नो आंसर। बोलो इसको PIH है और इसके उस जमाने में फीटल मॉनिटरिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी, जो भी है वो IUGR है, लाइक ऑलिगोहाइड्रेट, इस तरह की बातें बोलो। क्या लगी ठीक। अगले रोज मैं राउंड बड़े करता था, अगले रोज फिर उसी पेशेंट पे पहुंचे, नास इसको डिलीवर कैसे करोगी? कहने लगे सिजेरियन सेक्शन अभी इधर ही थी। मैं कमाल है, हर एक तू सिजेरियन सेक्शन करी जा रही, मैं तो इसको बजाय डिलीवर करूं। मैंने ये बोला तो राउंड में बिस्तर से हटके चलने लगी। किधर जा रही है? किधर जा? इधर आ, इधर। कहती थोड़ा सा दीन ईमान कोई नहीं, सेक्शन कहती हूँ तो फेल करते हैं, वजाइन डिलीवरी करो तो फिर फेल करते हैं, तो ये क्या बात? मैंने कहा ना ना ना, बात ये है जो बोलो उसके साथ ही जस्टिफिकेशन दो। मैं सेक्शन करूंगी, डोंट स्टॉप, इस वजह से मैं वजाइन डिलीवरी करूंगी, इस वजह से। ये फाइब्रॉइड की आज बात हुई कि फाइब्रॉइड का ये 4 ट्रीटमेंट है, लेकिन इनमें से मैं ये करूंगी और इस वजह से। और इस तरह से आप 7 वजह बोलिए, जब भी एग्जामिनर को जवाब दीजिए कि मैं ये करूंगी, डोंट स्टॉप, गो ऑन कि इस वजह से ये करूंगी, तो फिर आप पास हो। क्योंकि हर मरीज की ये दोनों मैनेजमेंट हो सकते हैं, सेक्शन भी हो सकता है, वजाइन डिलीवरी भी हो सकती है, लेकिन आपने 7 वजह बोलनी है। सो आज की तीसरी टिप ये है, when you answer a question, don't stop at only section, only vaginal delivery, only hysterectomy, only repair। 7 वजह बोलिए कि ये करूंगी तो क्यों करूंगी। चलो, थैंक यू वेरी मच। फिर आप इंशाल्लाह अगली बुध को मुलाकात होगी, लेकिन प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं क्या कहूँ कि एक आखिरी क्वेश्चन सर, एडिनोमायोसिस से कभी भी सर एडिनोमायोसिस की लॉन्ग हिस्ट्री होगी ना जब भी HMB के साथ पेशेंट आएगा? हाँ, ज़ाहिर है कि एडिनोमायोसिस एक दिन का तो जस्टिफिकेशन मैं यही दूंगी कि एडिनोमायोसिस में मतलब लगता है, लेकिन जो उसकी हिस्ट्री जो है वो क्रोनिक होती है, मतलब पेशेंट जो है उसकी 3 मंथ्स बिफोर जो है पेशेंट बिल्कुल ठीक था, इसकी तो इतनी लंबी हिस्ट्री नहीं है HMB की। हाँ बिल्कुल ठीक, आप पास हो अगर इस तरह से बोलोगे। जी सर, थैंक यू सर, अल्लाह करे से पास हो जाऊं, सेकंड अटेम्प्ट है सर मेरा। ओ पास हो जाओ, लेकिन हर दफा सवाल पूछो, इस तरह से ही पूछो। जी सर, थैंक यू सर। क्योंकि आप क्लैरिफिकेशन लेती रहेंगी तो आपकी जरा बात बनती जाएगी। जैसे मैंने कहा कि वो किसी ने पूछा ना कि PH की डेफिनेशन का
एग्जामिनर ने ये तो नहीं है, आपने साथ बोल दिया होता कि जी फलां किताब में ये लिखा हुआ, फिर वो एग्जामिनर चुप हो जाती है। जी सर। सर नेक्स्ट वीक सर मैं प्रेजेंट इंशाल्लाह करूंगी सर। जरूर कीजिए, तो फिर अभी से भेज दीजिए ताकि आपसे पहले कोई और ना आ जाए। जी सर। अगर आपने साथ जस्टिफिकेशन बोली है तो कोई भी मैनेजमेंट है जो एक ही होगी, फिर पूछा क्यों जाएगा आपसे? अगर एक ही मैनेजमेंट होती, हर एक की 2 3 4 होती, यू हैव टू मेक ए चॉइस, और फिर उस चॉइस की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ। चलो जी, थैंक यू, खुदा हाफिज।